हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया हो एंड अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हो। सो एनएलसैट एग्जामिनेशन में वन थिंग विच इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, दैट इज कि यहाँ पर एनएलसैट में जो पार्ट बी वाला है वो यूजुअली एक डिसाइडर की तरह होता है, राइट। सो एनएलसैट पार्ट है, अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों इक्वल मार्क्स के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बट जो ट्रबल फेस करते हैं एस्पिरेंट सबसे ज्यादा, दैट इज विद पार्ट बी। हो सकता है पार्ट ए में मेरा अच्छा स्कोर आया हो, बट अगर पार्ट बी में स्ट्रगल किया, वो आंसर राइटिंग की आदत नहीं है, वो ट्रिक्स नहीं पता है, किन चीजों को ध्यान रखना है वो नहीं पता है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि मार्क्स बहुत कम आए एंड हमारी रैंक सफर करे बिकॉज ऑफ पार्ट बी। एंड दैट्स वाई पार्ट बी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इसको जितने जल्दी क्रैक करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा चांस है अच्छा स्कोर लाने का। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। आई विल बी गिविंग यू फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखना है एनएलसैट पार्ट बी के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना चालू करना पड़ेगा। बिकॉज एक अजम्पशन ये रहता है हमारे मन में कि ठीक है, मैं पढ़ तो रहा ही हूँ, एनएलसैट पार्ट ए हो ही जाएगा, राइट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट तो हो जाएगा। सब्जेक्टिव वाले पार्ट में ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस, यू आर गोइंग टू सफर इट। जस्ट लाइक, अगर एग्जांपल ले रहा हूं तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन ले लो, या कोई भी जुडिशरी में जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, प्री ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, उसमें निकालना पेपर इजी होता है, बट it might get difficult when it comes to mains examination because वहां पे there are going to be subjective answers you have to write, and if you do not have that writing practice, if you do not have that ability, you are going to suffer a lot, right? तो वो शॉर्ट आंसर्स हो रहे हैं, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम लॉ कोट नहीं कर पा रहे, हम सब्जेक्ट्स कोट नहीं कर पा रहे। ये मैं बता रहा हूँ आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इन दिस एग्जामिनेशन इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको बहुत ज्यादा लॉ के बारे में आता हो, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्किल डेवलप करना, एंड दैट कैन नॉट बी डन विदाउट सफिशिएंट प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमसे एक्सपेक्टेड क्या है, एग्जामिनेशन हमसे क्या चाहता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो सकती है जो हमारे मन में चल रही हो सकता है हमारे एक अजम्पशन हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी शुड नो द लॉ। तो क्या मुझे लॉ पता होना चाहिए? द आंसर इज नो। बेसिक चीजें पता होना चाहिए, इट्स ओके okay, वो अपन को आना भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम बेसिक में जाए, आर्टिकल 21, ये एक्सपेक्टेड होगा एक स्टूडेंट से, एक ग्रेजुएट से, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डेप्थ में नहीं पता हो बट बेसिक चीजें पता हो, राइट। इसको पता हो आर्टिकल 21 करके भी एक चीज है, आर्टिकल 14 करके भी एक चीज है, राइट। बट बहुत, लेट्स से पॉश के बारे में उसे सेक्शंस पता हो कि पॉश में कौन सी चीजें आएंगी, राइट। अब पॉक्सो के कौन से सेक्शन है, इररेलेवेंट, बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनेशन, कि मुझे जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको मैं एनालाइज करूं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, आई राइट डाउन द पॉइंटर्स, आई गिव माय आर्गुमेंट्स इन फेवर और अगेंस्ट, जैसा भी है, राइट। इफ आई थिंक द पर्सन इज लायबल, किस रीजन से लायबल है, क्या लॉजिक लग रहा है उसमें, अगर लायबल नहीं है तो क्यों नहीं है, राइट। सो वहां पे जो लॉजिक वाला पार्ट है, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। एंड दैट्स व्हाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि आपको स्टार्टिंग से ही पता हो कि एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बिकॉज अगर ये नहीं समझ पाओगे, यू आर कोटिंग लॉस। अच्छा, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर किड्स हैव बीन कोटिंग द लॉ, वंस यू हैव कोट द लॉ, ठीक है, अगर गलत कोट किया उसमें भी तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, राइट। कि मैंने एक तो कोट किया लॉ, वो भी गलत कर दिया, तो पंगा हो जाएगा, राइट। इट्स बेटर नॉट टू कोट द लॉ बिकॉज दैट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, एंड उसके कोई ब्राउनी पॉइंट्स भी नहीं है। कि अगर मैं ये सोचूं कि हाँ, अगर मैंने सेक्शन लिखा, राइट, बीएनएस का कोई सेक्शन लिख दिया, बीएनएसएस का कोई सेक्शन लिख दिया, तो आई एम गोइंग टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, तो ऐसा भी नहीं है। बट बल्कि देयर इज अ चांस कि शायद नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए, बिकॉज एग्जामिनेशन में क्लियरली बताया कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्लियर एक्सपेक्टेशन है, कानून नहीं पता होगा चलेगा, जो फैक्ट्स दिए हैं उसके बेसिस पर एनालिसिस करो, उसके बेसिस पे अपना आर्ग्यूमेंट्स दो, एंड अपने आंसर को बेसिकली जस्टिफाई करो, राइट। तो ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनेशन की, राइट। तो उसी से रिलेटेड पॉइंट, यू डोंट हैव टू कोट द लॉ, बिकॉज कोटिंग द लॉ में प्रॉब्लम ये है कि वो कभी कभी इनकरेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला लॉ होगा, राइट। इवन दो हो सकता है पैसेज में एक स्पेसिफिक लॉ दिया गया है, समझ में आ रहा है कि वही लॉ है, बट हमने अज्यूम कर लिया गलत लॉ। बिकॉज अगेन, फिर जब हम इस मेंटालिटी के साथ जाएंगे कि मुझे लॉ कोट करना ही है, राइट,
एंड कई बार ऐसा भी होता है, जस्ट टू गेट टू द 300 वर्ड का लिमिट, 350 वर्ड का लिमिट, हम एक्स्ट्रा लॉज लगाने लगे जो कि शायद गलत भी हो। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट हैव टू कोट द लॉ। अगर कुछ वर्ड्स कम लिखे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, प्रोवाइडेड कि आपका एनालिसिस सही है, आपने जो लॉजिक दिया है, राइट, वो सही बैठ रहा है, आपने आइडेंटिफाई किया है इशू, आप रूल समझा पाए हो, आपने प्रॉपर कंक्लूजन दिया है, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, राइट, रादर देन बहुत सारे लॉज लिखने के। तो यू डोंट हैव टू कोट द लॉ, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इन एन एग्जामिनेशन। देन यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन, राइट। तो फैक्ट्स दिए हैं, एक गड़बड़ और नहीं करनी है, जिसमें आगे पॉइंट भी दिया कि डोंट हैव टू रिपीट द लॉ। तो आपको फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन जहां पर लेट्स से देयर इज अ वुमन हु हैज पॉइजनड हर हस्बैंड, ठीक है। तो अब किस सिनेरियो में किया है, क्या हुआ, क्या कहीं गलती से पॉइजन दिया था या वाज इट इंटेंशनल, जो भी आपको फैक्ट से समझ में आए उसको एनालाइज करो, समझो। अगर इसको मुझे और थोड़ा लॉ में लेके जाना, द केस ऑफ पलविंदर कौर द स्टेट ऑफ पंजाब, राइट, जहां पर अगेन लॉ, द केस इज नॉट रिक्वायर्ड है, बस मैं आपको फैक्ट्स बताने के लिए बता रहा हूँ कि वहां पर अगर सपोज किसी ने गलती से पॉइजन दे दिया अपने अपने हस्बैंड को, राइट, तो यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या उसने जानबूझ के पॉइजन दिया है या इन केस वो एक्सीडेंटली हुआ है। अब आपको एनालाइज करके फैक्ट स्टेट कर कर समझाना है कि आपका पॉइंट क्या है, वेदर द वुमेन शुड बी लायबल और नॉट लायबल, इफ लायबल ऑन व्हाट बेसिस, इफ नॉट लायबल मेरे रीजंस क्या है, राइट। तो एनालाइज करो, समझो, और फिर उसके बाद जस्टिफाई करो अपने आंसर को, ठीक है। अगेन देयर इज नो करेक्ट आंसर बिकॉज ये वो ऑब्जेक्टिव पार्ट ए जैसा नहीं है कि आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर और कोई कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देयर इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। आप अगर जस्टिफाई कर पाए अपने आंसर को, काम हो जाएगा, राइट। आप लॉजिक दे पा रहे हो, आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, सफिशिएंट है, कोई करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कि आपने पिछले वाले एग्जांपल में वेदर द वुमन इज लायबल और नॉट लायबल, उसका कोई एक आंसर नहीं है। आप जस्टिफाई कर पाओगे तो आप नॉट लायबल में भी जा सकते हो, लायबल में भी जा सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी रीजंस है, राइट, कि आपने फैक्ट्स को समझकर आपने कैसे उसको जस्टिफाई किया है। तो इस बात को क्लियर रखना, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज वी रीड अ लॉट ऑफ लॉज, हम बहुत सारे, इवन ये भी हुआ है कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स हैव स्टडीड लॉ, उन्होंने सोचा कि ये पर्टिकुलर केस ही लग रहा होगा, इवन केस भी कोट कर दिया, लॉ तो भूल जाओ, केस भी कोट कर दिया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जामिनेशन, राइट। तो देयर इज नो करेक्ट आंसर, यू हैव टू जस्टिफाई वॉट एवर यू आर सेइंग। यस में है तो वाई इट इज अ यस, नो में है तो क्यों नो है, राइट, लायबल नॉट लायबल क्यों है, ये जस्टिफाई करना है, इसको एक्सप्लेन करना है हम अच्छे से। देन अगेन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत छोटे आंसर्स लिख दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं बार बार फैक्ट्स रिपीट करके वो 500 वर्ड्स तक ले गया, बिकॉज अगेन टाइम विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज पार्ट ए पार्ट बी दोनों साथ में करना है आपको, राइट, लिमिटेड टाइम है। पार्ट ए कंपैरेटिवली कम टाइम में हो जाएगा, बट पार्ट बी में यू हैव टू राइट essay as well, you have to do those case studies as well। तो वहां पर समझने में, एनालाइज करने में, लिखने में डिपेंड्स अपॉन डिफिकल्टी लेवल एज वेल। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओ, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे, एनालाइज नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं लिख पाओगे, तो दैट विल टेक टाइम, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू राइट वेरी लॉन्ग आंसर्स बेसिकली बाय रिपीटिंग द फैक्ट्स अगेन एंड अगेन, कि वो एक्टिव पैसिव में हो रहा है, वो टेंसेस के थ्रू हो रहा है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। और ऐसा भी नहीं करना है दैट यू हैव रिटन वेरी शॉर्ट आंसर्स, बिकॉज अगेन 10 मार्क्स का है। अब अगर इसमें ऐसा हुआ कि आई जस्ट रिटन लेट्स से 100 वर्ड्स, जस्ट अ पैराग्राफ, दैट वोंट लुक गुड, ठीक है। तो प्रॉपर प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके आंसर का, वो हमें फॉलो करना है, उस पर भी अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना है पूरा, उसको वैसे ही, देयर माइट बी अ चांस, अच्छा देयर कैन, इट कैन डेफिनेटली हैपन कि यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन कंप्लीटली, बट स्टिल जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो आपको फिर भी फॉलो करना चाहिए, rather than just writing everything in a, just basically repeating the facts. That's not what the examiner wants, वो तो उसको पता already, he already knows what are the facts, you have to analyze the fact, right, analyze करके आपकी क्या रीजनिंग आ रही है, that is something which is going to give you marks, not just stating the facts, वो तो already दिया हुआ है। तो आप
आप फैक्ट्स भी दे रहे हो तो उसका एनालिसिस चाहिए एग्जामिनर को, एंड उसी की बेसिस पे यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स एज वेल, राइट? जैसे स्कूल में होता था कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया आंसर में, नॉट रिक्वायर्ड, उसमें नहीं मिलेंगे मार्क्स। इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करो, अपना रीजनिंग दो, उसके ही मार्क्स हैं पूरे, ठीक है? This is something you have to be aware of. And yes, you can use a strategy which is known as IRAC. I stands for identification. So you have to identify the issue कि basically पंगा क्या है यहाँ पर, right? So जो अपन ने अभी पॉइजन वाला एग्जांपल दिया, उसमें जो डेथ कॉज हुई है, राइट? आइडेंटिफाई करो क्या है इशू। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव टू स्टेट द रूल, कि रूल कौन सा लग रहा है। नॉट यू हैव डोंट हैव टू कोट द लॉ, राइट? यू डोंट हैव टू कोट द एग्जैक्ट सेक्शन कि लेट्स से आईपीसी का सेक्शन 300 लग रहा है या 302 लग रहा है या बीएनएस का कोई सेक्शन लग रहा है, बीएनएसएस का कोई सेक्शन लगेगा दैट यू हैव टू अरेस्ट द पर्सन, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बेसिक रूल्स जो है वो आपको लिखना है, राइट? आफ्टर राइटिंग द रूल्स, बेसिकली टेलिंग कि कौन सा रूल लगेगा, तो मैंने आइडेंटिफाई किया इशू, मैंने रूल लिखा, देन यू हैव टू अप्लाई द रूल एज वेल, राइट? So I have stated the rule. Now I'm applying the rule in this particular situation, जो मेरे facts हैं, and then I have to obviously conclude my answer as well, जिसके marks आपको मिलेंगे, right? तो it cannot be just like, कई बार ये भी गड़बड़ होती है that you have identified the issue, you have stated the law, but you would have not been able to apply the rule in the given set of facts, कि जो आपको फैक्ट्स दिए उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली फिर कंक्लूड कैसे करोगे, राइट? तो अगेन कमिंग बैक टू आवर मेन क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ये सबसे बेसिक ट्रबल है, राइट? कि हो सकता है विथ लिमिटेड प्रैक्टिस मुझे लॉ, मतलब रूल तो पता चल गया, रूल समझ में आ गया, बट अप्लाई करना नहीं आया, अप्लाई करना आ गया, कंक्लूजन नहीं आया, तो पूरा स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, जितने भी मार्क्स मिलेंगे। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जब चेकिंग जो है वो थोड़ी सी टफ रही है, यू हैव गॉट लेस मार्क्स, राइट? सो अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, बेटर करना होगा, दूसरे ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो हमारी प्रैक्टिस, जो डिसाइडिंग सेक्शन है, डिसाइडिंग पार्ट है ऑफ द पेपर, उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर फिर हम बहुत सारे स्टूडेंट से लैक, मतलब बहुत स्टूडेंट से पीछे चले आएंगे, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ओनली, राइट? एंड अगेन दिस विल टेक टाइम, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू जा रहा है, इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, राइट? रूल नहीं समझ में आ रहा है, रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मेंटर से कनेक्ट करो, समझो कैसे अप्लाई होगा, समझो कौन सा रूल लग सकता है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल बन जाएगा, प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है? सो यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 to 20 केस स्टडीज इन अ मंथ, राइट? मॉक देना जरूरी है, डू नॉट मिस एनी ऑफ द मॉक्स, राइट? इन केस कोई मिस हुआ है, अगले 2 दिन में 3 दिन में मॉक दो, राइट? डू योर आंसर राइटिंग, send it to us, we'll check, and everything can be done, right? So that will be it from my side. Thank you so much, stay safe, start practicing. Thank you.